हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टिप्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ में आपके फिफ्थ सेमेस्टर की, क्या कह रहा हूँ मैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात समझना, आपके फिफ्थ सेमेस्टर की जो इस बार आपकी डिसिप्लिन के अंदर आपकी हिस्ट्री रखी गई है, वो कौन सी रखी गई है? इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसका मैं ऑलरेडी सिलेबस आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो वाली वीडियो देख लेना। आई बटन पे पॉपअप होकर लिंक आ चुका है। बट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हम थ्योरी की तरह समझेंगे। देन इसके बाद में जो भी हमारी आपके पेपर्स के बीच में वीडियो आएगी वो आएगी 10 ईयर्स को लेकर, जिसके अंदर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट आपको थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको अपने खुद पीडीएफ नोट्स देने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्यों सब ज़रूरी है कि अगर आप लोग यूनिट का मतलब समझ गए, थ्योरी इस वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में क्या बोला गया है, अगर ये आप इसका मतलब समझ गए, ये आपको पता चल गया ना, तो गारंटी कह रहा हूँ आपको 10 ईयर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग अपना कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आप लोग आसान आंसर दे सकते हो। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इस बार क्या हो रखा है दोस्तों, तो इस बार हो रखा है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो पहले भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आते थे, ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन ज्यादा ही केस स्टडी बेस्ड पूछे जाएंगे आपके फिफ्थ सेमेस्टर से। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ नोट्स मेरे दिए हुए तो पढ़ना ही पढ़ना, साथ में 10 ईयर भी आपको पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन करना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर खोल ली है अपनी पीडीएफ जो मैंने खुद बनाई है, आप लोगों के लिए डिजाइन की है। काफी टाइम लगा है इस पीडीएफ को बनाने में, इसलिए वीडियो लेट आई है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बीए प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, फिफ्थ सेमेस्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कोने में मिलेगा आपको हिस्ट्री। तो आपको जिससे पता चल जाए कि आपकी कौन सी पीडीएफ रहने वाली है, हिस्ट्री रहने वाली है। हिस्ट्री कौन सी आपकी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपकी हिस्ट्री है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आपका कौन सी हिस्ट्री है, इश्यू इन 20th सेंचुरीज, मतलब क्या क्या कारण थे 20वीं शताब्दी के अंदर, कुछ क्या क्या हुआ था, वो मैंने पूरा यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपकी पूरी 6 यूनिट यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, पूरी 6 यूनिट रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ में पहली यूनिट डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी रहेगी। ठीक है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, प्लस ऐसे नोट्स डिजाइन करने में, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला ही टॉपिक यहाँ पर उठता है, यहाँ पर वो क्या है, पूंजीवादी का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए पूंजीवादी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब कैपिटलाइजेशन, मतलब कैपिटल का क्या मतलब है, आप लोग यहाँ पर है ना, इसका सिर्फ एक अर्थ समझिए, पूंजी। पूंजी का आपको क्या, आपको मतलब नहीं पता कि पूंजी का क्या होता है? पूंजी का मतलब होता है एक आदमी की पूंजी जिस पर उसका स्वयं अधिकार होता है और किसी का अधिकार नहीं होता है। ठीक रहे, एक उस आदमी की पूंजी जिस पर आदमी का स्वयं अधिकार होता है और किसी का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, बाकी अब हम यहाँ पर नीचे पढ़ लेते, क्या बोला है, पूंजीवादी का आशय आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। यस, बोल दिया ना मैंने, व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। मतलब भाई अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर जो भी साधन लगते हैं, तो जो व्यक्ति बना रहा है उसका ही स्वयं अधिकार होता है और किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। अब आप लोग बोलोगे यार हिस्ट्री पढ़ रहे, ये क्या अर्थव्यवस्था आ गई? कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि यहां से हमारी 20वीं सदी की स्टार्ट हुई थी, तो पूंजीवादी तो आना ही आना था। ठीक है, कैपिटलाइजेशन तो होना ही होना था, उत्पादन तो होने ही होने थे किसी ना किसी चीज के, तब वहां पर वो चीजें बताई गई। तो शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की। हम इसका अर्थ समझ रहे हैं, अवधारणा क्या है वो समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ते क्या लिखा है, वह उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ कमाने की दृष्टि से करता है। बिल्कुल भाई,
पहले क्या होता था 19वीं शताब्दी में हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट करने का कुछ भी नहीं था, साधन नहीं थे, हम लाभ नहीं कमा सकते। बट 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पूंजीवादी का अर्थ तो सिर्फ यही है कि भाई कोई भी पर्सन है वो उन साधनों का प्रयोग क्यों करेगा, लाभ कमाने के लिए। भाई कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, 10 रुपए का उसकी पूरी कॉस्ट आई, मार्केट में कितने का बेचेगा, 20 रुपए का, 15 रुपए का, 5 रुपए का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स यार, ठीक है। चलिए आगे इसकी पूंजीवादी यहाँ पर पूरा वो लिखा हुआ है मैंने परिभाषा, एक लुक्स एंड हॉटक्स के द्वारा, हिस्टोरिकल्स थे इनका लिखा हुआ है मैंने। क्या बोला है, पूंजीवादी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक तथा मनुष्य निर्मित पूंजीगत साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व, क्या लिखा है यहाँ पर, व्यक्ति का स्वामित्व होता है और जिनका प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। जो भी आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर भाई प्रकृति से जो हमें साधन मिले, जैसे तेल है, हमें पानी मिला है, हमें पेट्रोलियम मिला है, हमें हमें क्या मिला है, कोयला मिला है, उनका तथा मनुष्य द्वारा निर्मित, जैसे भाई पेट्रोल से किसी ने क्या बना दिया, पेट्रोल पंप बना दिया, तो उस पेट्रोल में और पेट्रोल पंप पर किसका अधिकार होगा, व्यक्ति का स्वयं अधिकार होगा, और उसका प्रयोग क्या करेगा, लाभ कमाने के लिए वो प्रयोग करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, पूरी चीजें यहां पर समझाई हुई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला अगला टॉपिक निकल के आता है कि पूंजीवादी की क्या विशेषता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा पूरा आपका 7.5 मार्क्स का। क्या कह रहा हूं, 7.5 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन आपका बनकर तैयार होगा, पूंजीवाद की विशेषता, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मिस मत करना, पढ़ के जरूर जाना, आपको सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। पहली विशेषता क्या है, पूंजीवादी प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, आप लोग पढ़िए। मूल यंत्र, मूल यंत्र, इसके अंदर क्या लिखा है, पढ़िए। पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल यंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। वस्तु के उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के साधन में बंटवारा, मैं मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, उत्पादन के साधनों में बंटवारा, बचत एवं विनियोग तथा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय कीमतों के आधार पर लिए जाते हैं। अब आपको यहां पर समझ गया होंगे कि मूल यंत्र का मतलब क्या था, कीमत, कीमत, कीमत। मूल यंत्र का मतलब है कीमत। अगर देखिए भाई एक कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है, उसके थ्रू भाई किसी भी चीज का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो उसका मूल यंत्र क्या होगा, क्या होगा कि भाई हमें उसकी मात्रा कितनी रखनी है, साधनों में बंटवारा कैसे करना है, बचत कैसी होगी, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, उन चीजों का मतलब इन टोटलों का निर्णय हम कैसे लिख सकते हैं, कीमतों के आधार पर। लाइक जैसे भाई हमारी उसकी मात्रा क्या रखी गई, भाई हमने एक शर्ट बनाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक हमने शर्ट बनाई, संसाधनों का बंटवारा कर दिया, और शर्ट के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट मान के चल रहा हूं 200 रुपए की, हमने एक शर्ट बनाई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, 200 रुपए की उसकी कॉस्ट आई, 200 रुपए की कॉस्ट आई। अब हमें उसकी कीमत ऐसी रखनी है जिससे हम बचत भी कर सके, जिससे हम इन्वेस्टमेंट भी कर सके। तो 200 रुपए की शर्ट पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीमत रखोगे कि आपका भाई साहब बचत हो जाए और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तो 200 से हम लास्ट कर देंगे 500 रुपए, 200 से 500 रुपए कर देंगे। वो कैसे कि भाई कॉस्ट इसके अंदर निकल जाएगी, 200 रुपए की हमारी कॉस्ट आई थी, वो कॉस्ट निकल गई। दूसरी बात, हमें बचे कितने, 300 रुपए। अब 300 रुपए की हमारी बचत हो रही है, ठीक है, 300 रुपए की हमारी बचत हो रही है, तो इसके अंदर से हम 100 रुपीज, क्या कह रहा हूं, 100 रुपीज का विनियोग कर देंगे। मीन्स अन्य चीजों पर, हमारे मशीनरीज पर, या फिर जो भी प्रोडक्ट में और भी कॉस्ट आ रही है उन पर क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारे हाथ में 200 रुपए का प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें कब निर्धारित होती है, जब आप उसकी फाइनल वैल्यू रखते हो, ठीक है। ये सारी चीजें कब निर्धारित होती है, कब डिसाइड होगी, जब आप उसकी फाइनल वैल्यू को रखते हो, मतलब फाइनल की कीमत बताते हो। ऐसा आजकल के बच्चे नहीं करते, बाहर से एक शर्ट लिया गया, अगर किसी दोस्त को पसंद आ गई
बोलेंगे कि भाई नहीं मैं तो 700 रुपए की लेके आया हूँ, तू मेरा दोस्त है 600 रुपए की दे दियो, बट एक्चुअल में लाते कितने के, 300 रुपए की, है ना। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा, 300 रुपए का, मतलब 100% प्रॉफिट कमा रहा वो डायरेक्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना। इसमें बात कर लेते हैं आगे। इसमें मूल यंत्र सफल स्वतंत्र पूर्वक कार्य करता है। मूल यंत्र यानी कीमत, भाई स्वतंत्र कार्य करेगी, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कैसी भी कीमत रख सकता है। अगर भाई ज्यादा कीमत रखता है तो वही उसका खुद का लॉस है। पता होगा कि भाई 200 की शर्ट बना दी, 700 रुपए की शर्ट बेच रहा है, सबको पता है कि नहीं यार 200 रुपए की नहीं होगी ये शर्ट, 700 रुपए की नहीं होगी ये शर्ट, है ना। तो समन्वय तथा नियंत्रण का कार्य मूल यंत्र द्वारा किया जाता है। मतलब भाई उस पर नियंत्रण कैसे रखना है हमें हमारे प्रोडक्ट पर, जिससे वो अच्छा से अच्छा सेल हो सके, तो उसका कैसे होगा, कीमतों के निर्धारण से। ठीक है, चलिए। केंद्रीय योजना का अभाव, मतलब पढ़ने से मतलब समझेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के केंद्रीय आर्थिक योजना नहीं है। बिल्कुल भाई, हमें है ना केंद्रीय योजना मतलब कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है इसके अंदर, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। एक व्यापारी होता है, वो मार्केट में जाता है, देखता है कि मार्केट में क्या कीमत चल रही है जिससे लोगों को खरीद रहे हैं। अगर मार्केट में भाई एक शर्ट की कीमत 200 की बजाय 500 रुपए की लोग बेच रहे हैं, 200 की बजाय 500 रुपए की लोग बेच रहे हैं, और उस पर वो देख रहा है कि हमारी कॉस्ट तो 200 रुपए ही आ रही है, तो वो 500 की बेच रहे, तब उनके पास में इतने कस्टमर है, तो मैं उस शर्ट को 200 की तो बेचूंगा ही बेचूंगा, मेरी कॉस्ट तो निकालनी है निकालनी, लेकिन मैं उसको 300 रुपए में बेचूंगा। और बताओ भाई, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, मैं तो 300 रुपए की बेचूंगा ताकि मेरे क्या हो, कस्टमर बढ़ जाए। ठीक है, तो वो इसमें किसी भी चीज का हस्तक्षेप नहीं चाहता कि भाई गवर्नमेंट आपसे बोले कि नहीं भाई आप तो इतने का माल बेचो, इतने का बनाया है, 200 का बनाया है तो आप 1000 का माल बेचो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का अभाव नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, आर्थिक स्वतंत्रता, यानी ये स्वतंत्रता किस प्रकार है। आर्थिक स्वतंत्रता यानी आप लोग खुद समझ जाओगे पॉइंट से, ठीक है, खुद समझ जाओ कैसे समझाते हैं। उपभोक्ता की स्वतंत्रता, भाई आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर उपभोक्ता आ जाता है, कीमतों के निर्धारण की स्वतंत्रता आ जाती है, वस्तु में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये खुद की स्वतंत्रता आ जाती है। यानी उपभोक्ता की स्वतंत्रता मतलब क्या है, उपभोक्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वह जो चाहे खरीद सकता है तथा अपनी आय को इच्छा अनुसार व्यय कर सकता है। भाई आपको पता है भाई उपभोक्ता को काफी सारी स्वतंत्रता मिली हुई है, उसकी मर्जी है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, आजकल आप लोग देखते नहीं हो बार्गेनिंग कितनी होती है। आप लोग अगर देखोगे दिल्ली के चोर बाजार जाओगे या फिर आप लोग कनॉट प्लेस जाओगे सीपी के अंदर, ठीक है, नीचे जो होता है वहां पर, तो वहां पर बार्गेनिंग नहीं करते, अगले बताते 700 रुपए की, अगले बताते 700 रुपए की कोई जीन्स बता दी, आप लोगों लगे नहीं भैया मैं तो जिद पर हूं, मेरे को तो 500 रुपए की ही जीन्स चाहिए, बस देना तो दो, मैं नहीं तो जा रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, आपको बुला लेते कि ठीक है भाई ले जा, 500 रुपए की जीन्स ले जा। लेकिन एक्चुअल बताओ ना, अगर आप लोगों ने 12th में इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूं, उपभोक्ता सबसे ज्यादा, जो हम उपभोक्ता जो भी हम सामान खरीदने जाते हैं सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं। रियल बता रहा हूँ, मजाक की बात में सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं। कैसे, क्योंकि भाई हमें क्या लगा कि हमने भाई 700 रुपए की शर्ट, 700 रुपए की जीन्स थी, हमने तो यार 200 रुपए कम करवा के मैं तो 500 रुपए की लिया है भाई साहब, मुझे तो बार्गेनिंग करनी आती है। लेकिन एक्चुअली में बताऊं ना, उस जीन्स की कॉस्ट जो उसको आई होगी बनाने वाले को, 100 रुपीज की कॉस्ट आई होगी, लास्ट 100 रुपीज की। तो आप लोग देखो, उसने आपको चलो 100 कम बोल दिया मैंने, आप लोग ये मान लो 300 रुपए कॉस्ट आई होगी जीन्स को बनाने में, मशीनरी वशीनरी कपड़ा भी अच्छा लगा होगा, रफू जीन्स उसने काटा भी होगा, उसको दोबारा मेहनत भी लगी होगी, 300 रुपए कॉस्ट आई होगी। आपको कितने की बेच रहा, 700 रुपए की, 400 का प्रॉफिट कमा रहा था, बट आपने बोला कि नहीं मुझे तो 500 रुपए में ही चाहिए भैया, मुझे तो 500 रुपए में चाहिए। तो यहाँ पर ये बात होती है कि उपभोक्ता की स्वतंत्रता, हाँ भाई हम उपभोक्ता को स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो चाहे खरीद सकता है और अपनी मर्जी का जितना चाहे वह कर सकता है। तो उसने सोचा 500 रुपए में दे देते हैं यार, फिर भी 200 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, सिंपल है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि हम उपभोक्ता मतलब कितने ज्यादा होते हैं कि चल यार ठीक है यार मेरे पास टाइम भी नहीं है, जल्दी दे दो यार, पापा ने बुलाया, मम्मी ने बुलाया, उससे मिलने जाना, फलाना मिलने जाना, शादी में जाना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सोचकर चलते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में हम
बाकी जो बिजनेसमैन होता है उसको अगर वो बार्गेनिंग करना चाहता है तो उसे पता होता है चलो वो चीज कितने की बनी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। बिल्कुल हमारे पास में स्वतंत्रता होती है कि भाई हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसके अंदर हमें कोई बाध्य नहीं है सरकार की तरफ से फिर केंद्रीय योजनाओं की तरफ से कि भाई आप इस तरह का ही बिजनेस करो। नहीं, उस टाइम पे स्वतंत्रता मिली 20वीं सदी के अंदर, भाई हम कैसा बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि हमें तो देश चलाना है, हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी है, उसको सुधारना है। ठीक है, बचत करने की स्वतंत्रता, पॉइंट इतने आसान है, आराम से आदमी बचत करने की स्वतंत्रता होती है। भाई जो भी व्यक्ति पूंजीवादी होता है जिसकी कैपिटल लग रही है उसको वो कितनी बचत कर सकता है, इसके अंदर उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भाई आपको पता है ज्यादा बचत करेगा, ज्यादा कीमत निर्धारण करेगा तो उसी का लॉस होगा, क्योंकि उपभोक्ता उससे माल खरीदेंगे नहीं, उसको उपभोक्ता को पता चल जाएगा कि यार मार्केट में तो ये शर्ट 200 रुपए की मिल रही है, ये अगला 500 की दे रहा है, तो उससे क्यों लेगा, जो 200 की दे रहा है उससे लेगा ना, जाहिर सी बात है। विनियोग करने की स्वतंत्रता यानी इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता कोई चीज नहीं है। निजी संपत्ति होती है, बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट बनाने के अंदर जो भी वो सामान लगाता है उसके अंदर उसकी खुद की निजी संपत्ति होती है। ठीक है, अगला है लाभ उद्देश्य। बिल्कुल उसके अंदर वो कीमत कितनी भी रखे, उसको वो जो भी मशीनरी है, जो भी उसके पास में प्रोडक्शन के लिए सामान है, उसका वो कैसे भी यूज कर सकता है जिससे उसको लाभ होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, प्रतियोगी, बिल्कुल पूंजीवादी के अंदर प्रतियोगिता तो होती है, इसको अंदर हम थोड़ा डीप से पढ़ेंगे। क्या बोला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाई जाती है, यह आर्थिक स्वतंत्रता का आवश्यक परिणाम और स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था पर आधार होता है। बिल्कुल भाई, हर एक मार्केट के अंदर अगर जब भी आप घुसते हो तो वहां पर काफी सारे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर होते हैं। जैसे कि मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, तो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जहां तक मैंने अब तक देखा कि ऐसे आपको कोई चीज पढ़ाता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, बट मेरे से भी काफी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, जिसको बच्चे फॉलो करते हैं, यानी इस चीज में भी देखो कितना कंपटीशन है। अगर आप लोग यूट्यूब पर जाते हो और आप लोग सर्च करते हो, जैसे सर्च करते हो हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन एग्जामिनेशन, आपको एक वीडियो नहीं मिलती, आपको लाखों वीडियो मिलती है, वहां पर लाखों वीडियो, बट जिसकी वीडियो टॉप 3 में, टॉप 5 में, टॉप 10 में आती है ना, वही वीडियो आप लोग देखते हो ज्यादातर। टॉप 2 में, टॉप 3 में, टॉप 3 का ही जमाना आजकल, टॉप 3 में जिसकी वीडियो आ गई आप लोग उसी की वीडियो को देखोगे और उसी के कंसेप्ट को फॉलो करोगे। ठीक है, और यही चीज होता है कि आपकी कॉम्पिटिटर कितने हैं। ठीक है, आज के ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है हर एक चीज़ में। गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, 1500 की फॉर्म निकलते हैं, लाखों में फॉर्म भरते हैं। आप लोग खुद सोचो, वैकेंसी 1500 आ रही है, लाखों में फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष, इसका मतलब क्या है, पूंजीवादी समाज में दो वर्गों में विभाजित होता है। कैसा, संपत्ति वाला यानी धनी वर्ग, बिना संपत्ति वाला। अरे वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको पता है भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अंबानी साहब का, मैं एक एग्जांपल देता हूं अंबानी सर का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखते हुए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अंबानी सर का, और मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो यार गरीब आदमी हूँ, अपना एग्जांपल लेता हूँ ऑनलाइन हितेश। ठीक है, ऑनलाइन हितेश का। भाई आपको पता है अंबानी काफी अमीर है, अगर वो बिजनेस शुरू करता है और उसको लॉस भी हो जाता है, उनको लॉस भी हो जाता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूं और मुझे पहले ही साल लॉस हो गया, मतलब जो पैसे लगाए वो तो गए गए, साथ में कर्जा भी हो गया, तो क्या होगा, मेरा क्या होगा भाई, मुझे दोबारा शुरुआत करने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, मेरे पास में कर्जा आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बनाई गई है कि वर्ग संघर्ष होता है भाई। जो बड़ा अमीर होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशंस के थ्रू कैसे न कैसे करके लोगों तक पहुंचा देता है, बट जो गरीब होता है वो क्या करेगा, घर घर जाएगा, उसका प्रमोट करेगा, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, अखबारों में छपवा देगा बस। अखबार के अलावा उसकी और औकात नहीं है कि वो आगे जाकर छपवा सके। ठीक है, बट जो अमीर होंगे वो क्या करेंगे, एड्स चलाएंगे तरह तरह की, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले के टाइम की बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, मैं आपको आज के एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ये चीज, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। लेकिन आपको पेपर में एग्जाम्पल सिर्फ आपको 20वीं सदी के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे ऐसे होता था कि भाई लोग
बैलगाड़ी पे, ऊंट लड्डी पर, जिनके पास भी होती थी, यानी जो अमीर लोग होते थे वो ऊंट गाड़ी बैल लड्डी पर क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को जाकर बेचते थे मार्केट में। बट जो गरीब लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने ही घर जो भी झोपड़पट्टी होती थी उसी के सामने अपनी दुकान खोली और चलो भाई माल बेचना शुरू करो। ठीक है, वो इतने ही यहाँ तक वो सीमित थे। ठीक है, आर्थिक असमानता, बिल्कुल आर्थिक असमानता होती है। आप कोई बिजनेस शुरू करते क्या बोला है, पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक असमानताएं पाई जाती है, धन का केंद्रीकरण हो जाता है और कुछ व्यक्ति अमीर या कुछ गरीब होते चले जाते हैं। बिल्कुल भाई, भाई अभी मैंने वही एग्जांपल लिया अंबानी और मेरा, जो अमीर है वो तो और अमीर होता चले जाएगा, और जो गरीब है और उसको लॉस हो गया फर्स्ट साल, पहले ही साल उसको लॉस हो गया, तो भाई वो तो हर साल लॉस उठाता चले जाएगा और हो सकता है वो 1-2 साल में बिजनेस करना ही छोड़ दे। उसका क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो जाए तो वो क्या करे, बिजनेस करना ही छोड़ दे। ठीक है, अब ऐसा ही है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, तो भैया मैं क्यों, मेरा भी क्या आपका मोटिवेट डाउन नहीं हो जाएगा, मेरा तो मोटिवेट डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, है ना। तो फिर मैं भी आपके लिए क्या करूंगा, यार बच्चे लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्या वीडियो बनाओ, तो आप लोग क्या होगा, आप लोग बेहतरीन कंटेंट से बहुत दूर हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई चीजें फ्री में मिलती है तो उसको लाभ उठाओ, उसको रिस्पेक्ट दो पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका नहीं होती है इसके अंदर, कैसे मैं बता देता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार लोगों की आर्थिक क्रियाओं में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। सरकार उनसे कुछ भी नहीं कह सकती कि आप ये प्रोडक्ट बनाओ, इतनी कीमत रखो, यहां मत भेजो, इसका यहां पर प्रमोशन करो, कुछ नहीं कह सकती आपसे, कुछ भी। ठीक है, उस टाइम भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, बट इस बार अब यहाँ अब तो होता है, कहीं कुछ कुछ चीजों में सरकार का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, उपभोक्ताओं का प्रभुत्व। मतलब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की समस्त उत्पादन को नियंत्रण या नियमित करता है, इसलिए इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को सम्राट कहा जाता है। बिल्कुल भाई, मतलब क्या भाई, जो उपभोक्ता होता है एक व्यापारी के लिए, एक कस्टमर ही उसका क्या होता है, राजा होता है, कि अगर कस्टमर ने माल खरीद लिया तो उसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसको नहीं होगा, इसलिए ये चीज यहां पर बोली गई है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आधुनिकरण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर स्टार्ट होती है अब, जो ये आपका बनेगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर तैयार होगा दोस्तों, गारंटेड है 15 मार्क्स का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बट मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं और इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते। बोला है पूंजीवादी औद्योगिकरण के संदर्भ में आधुनिकता को परिभाषित कीजिए। चलिए समझते हैं आधुनिकरण का क्या मतलब है, मॉडर्न चीजें, मॉडर्न चीजें। ठीक है, बोला है आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्थाओं और संस्थाओं के विकास से है। इसमें आधुनिकता के दार्शनिक और मानवीय आयामों को शामिल नहीं किया जाता है। आधुनिकतावाद शब्द का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के साहित्यिक और कला संबंधी घटनाओं के लिए किया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हो उसे, क्योंकि भाई उसके अंदर काफी सारी चीजें आधुनिकरण से स्टार्ट हुई थी, प्रौद्योगिकी स्टार्ट हुई थी, अर्थव्यवस्था का विकास होना स्टार्ट हुआ था, संस्थाएं खुलना स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आधुनिकरण बोलते हैं वहां पर। ठीक है, क्योंकि 19वीं शताब्दी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जब वो खत्म होगी जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन में पढ़ी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में जब आप घुसोगे तब आपको पता चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री आपको क्या होती है, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट है पूंजीवादी औद्योगिकरण क्या होता है। ठीक है, पढ़िए 20वीं सदी के जीवन के सभी आयामों में पूंजीवादी शामिल है। 20वीं सदी में विश्व 2 भागों में अर्थात विकसित और देश और विकासशील देशों में बांटा गया था। भाई सही है, जब भी 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी, औद्योगिकरण होना स्टार्ट हो गया था, कुछ देश क्या थे, विकसित थे उस टाइम तक, जैसे रूस अमेरिका, ये सारे चीज क्या थे, विकसित थे। अब भारत है, अभी भी भारत हमारा विकासशील देश है।
धीरे धीरे विकास की ओर तरफ बढ़ता है और 1-2 साल के अंदर हमारा देश भी, हमारा भारत भी, हमारा प्यारा भारत भी क्या बन जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। तो एक भारत के लिए, हमारे प्यारे भारत के एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, उनको 2 भागों में बांट दिया था, विकासशील देश जो मतलब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरा विकसित देश जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही वैसे देश जिनके पास कुछ नहीं था, साथ ही वैसे देश जिनके पास कुछ भी नहीं था, और अभी भी काफी देश ऐसे जिनके पास में कुछ भी नहीं, बहुत करीब है, लाइक भूटान, ठीक है। और जिनके पास सब कुछ था, और जिनके पास सब कुछ था, जो कौन से थे, हमारे रूस, ब्रिटिश, जिनके पास में उस टाइम भी सब कुछ था, ठीक है। क्या बोला है, 20वीं सदी के अस्तित्व में थे, ठीक है। पूंजीवादी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप तीव्र गति से आर्थिक प्रगति हुई, यह कुछ समाजों के पिछड़ेपन और समाजों में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के पिछड़ेपन के कारण बन गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पूंजीवादी औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ था, जब भी 20वीं सदी की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, तो हमारी आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भाई सबको पता है हम प्रोडक्शन करना सीख गए थे, हम बिजनेस करना सीख गए थे। उस टाइम पर कौन थे, टाटा और धीरू भाई अंबानी, ठीक है। 20वीं सदी आप मान के चलो, या फिर 20वीं सदी के एंड तक आप मान के चलो, जब भी 21वीं सदी स्टार्ट हुई थी, मैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तब वहां पर क्या था, आर्थिक प्रगति स्टार्ट होना चालू हो गई थी, ठीक है। बट उनका लाभ कौन नहीं उठा पाया, जो एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पर, यानी पिछड़े लोग और समाज में बहुसंख्यक लोग, ठीक है। जहां पर जनसंख्या ज्यादा थी, तो वहां पर वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पाए, ठीक है। चलिए, पूंजीवादी औद्योगिकरण के चरण का आधुनिकता, मतलब आधुनिकीकरण के क्या क्या चरण थे, आधुनिकता का क्या क्या कितने चरण थे, ये इस चीज के अंदर बताया गया, इस चीज को समझिए। पहला क्या बोला, पहला चरण व्यापारिक या वाणिज्यिक पूंजीवादी के नाम से जाना जाता था। भाई पहला चरण बिल्कुल एक आधुनिकीकरण, पूंजीवाद का अगर शुरुआत हो रही है, तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, बिजनेस करने से। कैसे होगी, बिजनेस करने से। तो व्यापारिक चीजों से इसकी पहले शुरुआत हुई थी आधुनिकता की। क्या बोला है, इसका काल 15वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है, ठीक है। यह वह समय था जब पश्चिमी यूरोपीय देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन सामूहिक शक्ति थे। मतलब ये उस टाइम पर की बात हो रही है जहां पर इंग्लैंड जैसे देश, फ्रांस जैसे देश एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी उस टाइम पर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनका वर्चस्व था और वे सभी अन्य राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया में थे। यहां पर एक लास्ट लाइन जो बोले, बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, बोला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनका वर्चस्व था और वे सभी अन्य राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया में थे। यानी उस टाइम पर सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल जैसे देश जो महाशक्तिशाली थे उस टाइम पर, वो ही सिर्फ इंटरनेशनल व्यापार करते थे। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिर्फ उन्हीं का ही क्या था, एक बोलबाला था, एक उन्हीं के, उनसे ज्यादा कंपटीटर कोई था नहीं, उनसे बड़ा कोई उत्पादक कोई उस टाइम था नहीं। और वो क्या करते थे, जो बाकी देश होते, बाकी राष्ट्र होते, जैसे हमारा देश, यहाँ पर क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते थे। क्योंकि हमारे देश में क्या था, अभी भी कच्चा माल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत। कच्चा माल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत। तो इसलिए हमारे देश पर क्या हुआ था, हमारे देश पर कब्जा हुआ था, हमारे देश पर राज किया था फ्रांसीसियों ने, इंग्लैंड वालों ने, या फिर ब्रिटिश वालों ने। इसलिए हमारे देश पर क्या हुआ था, कब्जा हुआ था, इसलिए हमारे देश पर इन लोगों ने राज किया था। क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने देखा कि भारत कच्चा माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए उन्होंने शासन किया था हमारे देश पर, ठीक है। तो इस चीज में मत रहना कि कोई और रीजन था, सिर्फ यही रीजन था। और एक दो रीजन और थे जो आप लोग धीरे धीरे हिस्ट्री के अंदर समझना स्टार्ट कर दोगे जब भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। मेन रीजन यही था कि हमारा देश अभी भी कच्चा माल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। बोला है दूसरे चरण में 19वीं सदी को पूंजीवादी के पूर्ण विकसित रूप में देखा जाता है। मतलब दूसरे चरण, जब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, उसका क्या बोला गया, 19वीं सदी को पूंजीवादी के पूर्ण विकसित रूप में देखा गया। मतलब पूंजीवाद वहां से पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। क्या बोला है, यह औद्योगिक उत्पादन में निवेश और तकनीकी प्रगति के कारण विकसित बड़े
पैमाने पर हो रहे उत्पादन से जुड़ा हुआ था। मतलब उस टाइम पर क्या हुआ था, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होने स्टार्ट होगी, तकनीकी आई, तो वहां पर बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन से जुड़ गया। वो कौन? पूंजीवाद। ठीक है। इस काल में स्टीम इंजन, कपड़ा मशीन, कृषि में हुए नए नए आविष्कार, यातायात के नए नए साधन विकसित, रेलवे, कोयला और लोहा खनन के नए नए तौर तरीके और कारखाने, जहां परिश्रमिक पाए जाने वाले श्रमिक और उनके स्वामियों की ने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। इन सभी ने क्या किया? पूंजीवाद में योगदान दिया था। आपने यहाँ पर जितने भी, क्योंकि कोई समझने वाली चीज नहीं, नॉर्मल भाषा में मैंने इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको चीजें समझाई हुई ने, इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग खुद एक बार पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, देन उसके बाद पढ़ लेना सारे चीजें कंप्लीट। ठीक है, 2 पॉइंट बचे, देन इसका आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। क्या बोला है दूसरे पॉइंट में? 20वीं सदी के प्रारंभ में लौह उद्योग और नौका जहाज का निर्माण। मतलब जब 20वीं सदी की प्रारंभ हुई, इसके अंदर यही लिखा है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत जैसे हुई, उसके अंदर लौह उद्योग यानी लोहा उनका क्या हो गया? निर्माण होने लगा। नौका जहाज यानी काफी सारे बंदरगाह बनने लगे। वहां से जहाजों से, आज भी देखते हो आप, जहाजों से माल को इधर से उधर लाया जाता है, कस्टम ड्यूटीज लगती है, इसलिए कस्टम ऑफिसर्स बनते हैं कि ताकि भाई समुद्रों के थ्रू कोई भी गैर कानूनी चीज हमारे देश में ना आ सके। ठीक है, तो नौका का निर्माण हुआ और लौह उद्योग स्टार्ट हुए। ठीक है, अगला टॉपिक, लास्ट पॉइंट ये वाला है, पूंजीवादी औद्योगिकरण के एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब आप लोग समझिए, एकाधिकार का मतलब होता है कि भाई पूंजीवादी औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ तो उस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो। एकाधिकार का ये मतलब होता है कि भाई जिसकी पूंजी है, जिसने वो पूंजी लगाई है, उस पर सिर्फ उसी का अधिकार हो, बाकी और किसी का अधिकार ना हो, कोई उसमें हस्तक्षेप ना कर सके, ना ही अन्य देश, ना ही हमारी सरकार। ठीक है, की शुरुआत अत्यधिक विकसित देशों में हुई। जो भी ज्यादा विकसित देश थे, सिर्फ उनमें इस चीज की शुरुआत हुई थी। 20वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। इन देशों ने औद्योगिक उत्पादन में स्वामित्व स्थिति की पहचान की और ये बाजार के एकाधिकार और अपने उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में लगे रहे, न कि उन्हें खुले बाजार और प्रतियोगिताओं के लिए छोड़ा। मतलब उन्होंने क्या करा, वो सिर्फ एकाधिकार के लिए उस चीज में लगे रहे, उनमें उन्होंने निवेश भी किया और निवेशों को उन्होंने क्या रखा? सुरक्षित रखा। लेकिन वो ज्यादा, मतलब ओपन मार्केट जो होता है ना, जब जहां पर मेला सा लगता है, मार्केट है सारी चीज, जैसे ओपन मार्केट का मैं आपको एग्जांपल दूं, चोर बाजार हमारे दिल्ली का, या फिर कनॉट प्लेस, जहां पर काफी सारे कॉम्पिटिटर है, जो क्या करते हैं, आप लोग जाते हो कि हाँ भाई इधर 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 इधर, अरे सर इधर तो आओ, ये जींस तो देखो, ये शर्ट तो देखो, ऐसे बुलाते थे। तो इन्होंने यहाँ पर ये क्या करते थे, ज्यादा सिर्फ अपनी एक दुकान खोल ली, कोई भी अपनी फैक्ट्री लगा ली, वहां के थ्रू वो बिजनेस करते थे, वहां के थ्रू अपने क्या करते थे, प्रमोशन करते थे, दैट्स इट। वो ज्यादा खुले बाजार में नहीं जाते थे, फिर प्रतियोगिता के बीच में नहीं घुसते थे। तो यहाँ पर बोला गया है, दूसरे शब्दों में वे अब एक नियमित बाजार के पक्ष में थे, ऐसा बाजार जो उन्हें ही नियंत्रित हो, ना कि किसी फेयर अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति के नियमित को छोड़ना पड़े। मतलब क्या था भाई, उन्होंने खुद का एक वो बना लिया था कि भाई यही हमारा बाजार है, इसी के अंदर हम सब कुछ नियंत्रित करेंगे, और इस बाजार का नियंत्रण किस पर होगा? हम पर स्वयं पर होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है। जहां पर मैं रुक गया हूं तो गला सूख गया, इसलिए रुक जाता हूं, तो आप लोग टेंशन मत लेना। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 6 यूनिट की आएगी, और बाकी यूनिट्स में भी तो 2-2 चैप्टर है। तो ठीक है, काफी सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। टाइम टू टाइम वीडियो आपको अपडेट मिलेगी, साथ में पीडीएफ भी अपडेट आपको कहां पर मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।